Good morning, students. Today we will discuss the fifth chapter of Unit 1 of Indian Economy, that is India's foreign trade. We will discuss the volume, the composition, the direction of foreign trade, then export promotion and import substitution policies, then its bad effect and good effect on Indian economy. So all these things. Okay. So now first we will start with what is foreign trade. On foreign trade means what is international trade. So international trade or foreign trade, so you all know that the trade between two countries is known as international trade or foreign trade. Okay, that means the export and import of goods and services across different countries is known as foreign trade, and or it is known as international trade. Okay, now the next is what are the benefits of international trade or why international trade. So international trade, so there are many things related to international trade. Okay, why international trade is very important. So first, international trade is very important because of number one, while this one इंटरनेशनल ट्रेड बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कोई कंट्री किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अच्छा होता है, कोई कंट्री किसी में अच्छा होता है. सो स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अच्छे हो, यू जस्ट मेक दैट प्रोडक्ट बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो, और उसको आप एक्सपोर्ट करो एंड देन यू कैन अर्न मोर मनी. और जिसमें आपको बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट आता है, then you import that item from rest of the world if other country produces that the same item with low cost. So specialization increase होता है. दूसरा सेम थिंग हो गई, हम जिसका प्रोडक्शन लो कॉस्ट पर करते हैं हम उसमें स्पेशलाइजेशन लेते हैं और हम उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. फिर जो दूसरी कंट्री हम इंपोर्ट उनको करते हैं, जो दूसरी कंट्री लोअर प्राइस पे बनाती है उसी गुड को हम उसको इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये काम होता है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ द मार्केट साइज इंक्रीज होता है, हायर इन्वेस्टमेंट लीड्स हायर जीडीपी. सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. के इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है? सो बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड इसीलिए होता है कि स्पेशलाइजेशन इंक्रीज़ होता है. जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इंडिया अच्छा है वो उसका प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे करता है, तो इंडिया उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, उसको एक्सपोर्ट करेगा. और जिसका प्रोडक्शन के लिए हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो हम उसको दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं और इस तरह मार्केट साइज़ इंक्रीज़ होता है, जीडीपी ग्रोथ आता है. सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. नाउ द नेक्स्ट इज़ India's foreign trade at the time of independence. के द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड का सिचुएशन या कंडीशन कैसा था? यू ऑल नो कि दैट टाइम इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ ओनली रॉ मटेरियल एंड वी इम्पोर्टेड ऑल द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, तो दिस टाइम कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन था, वी बिकेम द रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर ऑफ ओनली रॉ मटेरियल. ये प्रॉब्लम्स थी इंडिया में. देन द नेक्स्ट इज ये ओनली वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल ओनली, और हम फिनिश्ड गुड्स ब्रिटिश से मंगवाते थे, हम उनका इंपोर्ट करते थे. ठीक है, तो उस टाइम द सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आर बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल. ठीक है, फेवरेबल का मतलब यही था कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इम्पोर्ट कम होता है, दैट इज़ फेवरेबल. और कितना एक्सपोर्ट था 1946-47 में, हमारा एक्सपोर्ट इतना था, हमारा जो इंपोर्ट था वो इतना था. तो इस तरह से ऑल दीज आर द थिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की कैसा था. बट स्टिल द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वॉज वेरी बैकवर्ड. ठीक है, सो इंडियन इकोनॉमी सिचुएशन, इंडियाज इकोनॉमीज कंडीशन वॉज वेरी बैकवर्ड दैट टाइम. सो दिस इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हो रहा है? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस में वी विल स्टडी द वॉल्यूम, द कॉम्पोजिशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. नाउ द फर्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. सो
वॉल्यूम का मीन्स होता है क्वांटिटी, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कि हम कितना क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते हैं और कितना क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम. ओके, सो नाउ जस्ट सी the whole table. You just don't learn the whole table because it is not possible to learn the whole table. Just check what is the value of first 5-year plan and what is the value of 12th 5-year plan. Okay, so at the first 5-year plan, India's import 3651, export is this, so total is this, and at the last 5-year plan, these are the situations. ओके, सो यू जस्ट चेक ऑल द थिंग्स, दैट मीन्स वॉल्यूम के कितना क्वांटिटी हुआ है. डेफिनेटली द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, बोथ द परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैज़ बीन हाई, दोनों ही स्टार्ट हुआ है, काफ़ी बड़ा है. वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वर वेरी लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इनिशियली इट वॉज वेरी लो. फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों में राइज हुआ है, और इस तरह से इंडिया में जब रिफॉर्म्स हुए थे एट द टाइम ऑफ 1991, तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा हुआ है. इंडिया में ट्रेड स्टार्ट हुआ, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ, और 2017-18 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट का शेयर था दैट इज़ 2.1% और इम्पोर्ट का शेयर दैट इज़ 2.6%. सो जस्ट रीड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली. ओके, now the next is composition of foreign trade. Now what do you mean by composition of foreign trade? So composition, just see composition. Composition means that means the goods and services we export and import, that is known as composition. Okay, so composition means goods and services we export and import. So composition of trade refers to the items of export and import. After independence there has been a substantial change in the composition of India's foreign trade. बहुत सारा चेंज हुआ है. नंबर 1, क्या क्या चेंजेस हुआ है? सबसे पहला तो हमारा एग्रीकल्चर का जो शेयर है परसेंटेज, वो धीरे धीरे डिक्रीज हुआ. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज वेरी हाई, बट नाउ ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीजेस. Second, the percentage of conventional item डिक्रीजेस. कन्वेंशनल मतलब वही जो हम पुराना जो आइटम्स का यूज़ करते थे उनका चेंज हुआ है, और आज इंडिया किसका एक्सपोर्ट करता है? जूट का, टी का, फूड ग्रेन, मिनरल, इन सब का. स्टार्टिंग में हम हैंडीक्राफ्ट्स और इन सब का करते थे, तो वो सारे आइटम्स में चेंजेस आया है. नाउ द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. डेफिनेटली विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, विद द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, तो इंडिया की सिचुएशन में जो परसेंटेज है उसमें मैन्युफैक्चर्ड शेयर जो गुड्स है उसका शेयर इंक्रीज हुआ है. सो दीज आर द चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि हम किन किन गुड्स और सर्विसेज का पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे और आज हम किन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं. Okay, so this is the composition. Now just read this. What is agrarian economy? Agrarian economy, again read all the things. These are important for 1 mark question. Agrarian economy is that economy which depend on agriculture sector. हमने पढ़े हैं ना agrarian reforms. So agrarian reforms means agriculture reforms. Okay, so when it depends on the agriculture sector, then it is known as agrarian economy. Now we come to direction of foreign trade, that is direction of foreign trade. First is composition of foreign trade. Composition means goods and services, and now the next is direction of foreign trade. Now direction of foreign trade, so just see what do you mean by direction of foreign trade. So direction means direction. Okay, so direction refers to the countries to which country export its goods and services in the countries from which it imports. So direction का मतलब होता है countries, हम किन countries को export और import करते हैं, that is known as direction. और composition में आता है हम किन goods और services का export और import करते हैं, that is composition. और direction में हम किन countries के साथ export और import करते हैं या trade करते हैं, that is known as direction. Okay, now in direction, starting में
1951 डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ अंडरगॉन अ सब्सटेंशियल चेंज। ट्रेडिंग पार्टनर्स हमारे चेंज हुए हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहले हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे वो हमारे ब्रिटिशर्स थे, फिर उसके बाद यूएस से इंक्रीज़ हुआ है। नाउ द मेन ट्रेडिंग पार्टनर हमारा कौन है? यूएई। तो फर्स्ट नंबर पे आता है यूएई, देन चाइना और फिर यूएसए थर्ड नंबर पे आता है। ओके, तो इस तरह से ऑल दीज आर द ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो बस यही आपको पता रखना है कि कौन कौन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। यूएई के साथ हमारा शेयर कितना है, यूएसए के हमारे साथ हमारा शेयर कितना है, चाइना के साथ हमारा शेयर कितना है। सो ऑल दीज आर रिलेटेड विद द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो यू हैव टू रीड द होल थिंग्स, ओके। Only just read the whole things. It is interested, now the last paragraph, it is interesting to note that in the wake of the globalization and free trade, Chinese goods have dominated the Indian markets. ठीक है, dominated हो गया है, सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रखा है। Subsequently, our import from China have risen much, ज़्यादा हो गया है than our exports. So China has succeeded much more than India in harnessing the gains of international trade. तो इस तरह से चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 1991 अ ईयर ऑफ डिवाइड। वाई ईयर ऑफ डिवाइड? क्योंकि 1991 में इंडिया अडॉप्टेड वन पॉलिसी दैट इज़ इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इज़ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो उस टाइम के बाद काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आया है, ठीक है। नाउ देर आर टू मेन इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़। फर्स्ट इज़ दैट मीन्स इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। हमने इसको अडॉप्ट किया है, मतलब हम इस पर रिलाइंग हो गए हैं, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। होता क्या है इसमें दो चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड द सेकेंड इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट्स प्रमोशन। अब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि हम जो चीज़ों को यहाँ पर दिखला, हम जिन चीज़ों का इम्पोर्ट करते हैं तो हम उनका इम्पोर्ट ना करके वी प्रोड्यूस ऑल दीज थिंग्स इन आर कंट्री ओनली, ताकि वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो हम उनका इम्पोर्ट ना करके उनको ही सब्सटीट्यूट करें, किससे? हमारे डोमेस्टिक गुड्स से। सो दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन का यही मतलब हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रमोट करें? एक्सपोर्ट को, हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें। सो दैट इज़ नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजीज, ओके। अब फिर से हम ऊपर पैराग्राफ पर आते हैं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ओके। तो मतलब हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो हमें इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेगा, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हमें नहीं देना पड़ेगा, तो हमारे पास पैसा बचेगा, तो हम उस जो मनी बचेगा हम उसको हमारे इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो द मेन स्ट्रेटजी इज़ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, कि किस तरह से इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट करें हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें, ओके। Now just see, there are two important things, that is tariff and quota, okay. Now tariff and quota, what do you mean? These are the policies for protection. हम कहते हैं ना कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रोटेक्शन देना है, उनको कंपटीशन से बचाना है, किससे? फॉरेन इंडस्ट्रीज़ से या बिग इंडस्ट्रीज़ से। तो कैसे? थ्रू टैरिफ एंड प्रोटेक्शन। नाउ टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस। टैरिफ का मतलब होता है जो टैक्स लगाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज टैरिफ। जो ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, जो एक्सपोर्ट पर इम्पोर्ट पर जो ड्यूटीज़ लगाई जाती है, दैट इज़ नोन एज टैरिफ। कोटा का मतलब होता है फिक्स अमाउंट। कोटा एक अमाउंट फिक्स कर देना। जैसे आप लोगों को यू ऑल नो वेरी बेटर कि किसी भी जॉब के लिए आज हम कोटा डिसाइड करते हैं, रिजर्वेशन डिसाइड किया जाता है कि कोई जॉब आया है तो उसके लिए जनरल का इतना सीट्स होगा, एससी को इतना सीट मिलेगा, एसटी को इतना सीट मिलेगा, ओबीसी को इतना सीट मिलेगा। सो दैट इज़ नोन एज रिजर्वेशन एंड दैट इज़ ऑल्सो नोन एज अ काइंड ऑफ कोटा, कि हमने कोटा डिसाइड कर रखा है, फिक्स अमाउंट डिसाइड कर रखा है कि एसटी को इतना दिया जाएगा, एससी को इतना दिया जाएगा। सो दैट इज़ नोन एज कोटा। तो कोटा फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग कोटा कैसे होता है? वो फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग कैसे होता है कि हम कितना किस
फिक्स कर लेते हैं कि इम्पोर्ट ऑफ कोटा, कि हम इतना गुड्स का इम्पोर्ट करेंगे, इतना गुड्स का हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम किन कंट्रीज़ से कितना परसेंटेज का इम्पोर्ट करेंगे। सो दैट इज़ डिसाइड ऑफ कोटा, कि हम एक फ़िक्स अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि कहाँ से हमें कितना इंपोर्ट करना है, किसको हमें कितना एक्सपोर्ट करना है। सो दैट इज़ नोन एज कोटा। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक। What are the good impact and what are the bad impact of this impact of inward looking trade strategies। ठीक है, अब इसके गुड इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए, मतलब वही कि अगर हमने इम्पोर्ट को सब्सिट्यूट किया, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, तो इसके काफ़ी हमें डेफिनेट सी बात है गुड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे। हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, हम स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब जो चीज़ें हम हमारी कंट्री में बना सकते हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने लगे, तो इस तरह से हमारा जीडीपी में ग्रोथ हुआ। सेकंड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हम धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट, हम चेंज करने लगे। ठीक है, हम किस तरह से चेंज करने लगे, कई इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में स्टार्ट हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप हुई। ठीक है, इसी तरह ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ इंडिया में डेवलप हुई। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन, कि हम जिसमें सेल्फ सफिशिएंट हो सकते थे, धीरे धीरे हम उन चीज़ों पर चेंज होने लगे। तो इस तरह से ये सारा चेंजेस आया। देन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया में इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हुआ। डेफिनेट सी बात है, क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट ना करके इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया, हमने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया, तो डेफिनेट सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ होगी और इस तरह से ग्रोथ इंक्रीज़ होगा। ओके, सो ऑल दीज आर द गुड इम्पैक्ट। उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम, इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज़ इन जीडीपी, ये सारी चीज़ें भी यू कैन राइट। बट डेफिनेटली देर आर सम बैड इम्पैक्ट्स ऑल्सो। अब बैड इम्पैक्ट्स में नंबर 1 में इम्पैक्ट में क्या हो जाएगा, बैड इम्पैक्ट में नंबर 1 पब्लिक मोनोपोलीज, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। पब्लिक मोनोपोलीज का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ 1990 गवर्नमेंट का मोनोपोली बहुत था, चाहे वो कम्युनिकेशन था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन था, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी था, किसी में भी था, गवर्नमेंट का मोनोपोलीज बहुत ही ज़्यादा था। Then the number 2, if lack of competition imply lack of modernization, definitely बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, समझो कैसे। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो कोई नया करना क्यों चाहेगा। वाई न्यू थिंग्स इन्वेंट, क्यों होती हैं नई थिंग्स इन्वेंट, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। अच्छा, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में जैसे फिएट कार चलती थी। ओके, जब फिएट कार चलती थी तो फिर धीरे धीरे आज के टाइम में इतनी 4 व्हीलर्स हैं। वाई? ड्यू टू कंपटीशन। क्यों? क्योंकि लोगों ने जब फिएट था, एम्बेसडर था, तो धीरे धीरे लोगों ने मॉडर्नाइजेशन किया, न्यू टेक्निक्स डेवलप की, नया नया पार्ट्स डेवलप किया, तो धीरे धीरे उन नई टेक्निक्स को, उन नए पार्ट्स को उन्होंने यूज़ करके और नई ऑटोमोबाइल बनाई, नई कार बनाई। तो इस तरह धीरे धीरे जब एक कार बनी तो उसको देखकर दूसरे ने भी चेंजेस किया, तीसरे ने भी चेंजेस किया। सो दैट मीन्स कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हुआ। जब कंपटीशन आएगा तो डेफिनेट सी बात है नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में, सो डेफिनेट सी बात है मॉडर्नाइजेशन होगा। बट इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन, अब लोग पुरानी ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कोई नया चेंज चाहता ही नहीं है, तो मॉडर्नाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि मॉडर्नाइजेशन कब होगा, व्हेन देयर इज़ कंपटीशन। बट अगर लोग में कंपटीशन ही नहीं है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है, तो उस केस में मॉडर्नाइजेशन में जो चल रहा है भाई उसको चलते रहने दे, चलते रहने दे। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जब लोग ये चाहता है कि नहीं मुझे कुछ चेंज करना है, तो डेफिनेट सी बात है चेंज होगा, तो मॉडर्नाइजेशन आता है। बट उस टाइम क्या था, पब्लिक मोनोपोलीज थी एट द टाइम ऑफ 1990s पर, सारी चीज़ें पब्लिक के अंडर में थी, तो कंपटीशन होता ही नहीं था, तो मॉडर्नाइजेशन में इतना ज़्यादा बूम नहीं था। बट धीरे धीरे जब हमने एलपीजी अडॉप्ट की, एमएनसीज़ आई इंडिया में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज़ ने इंडिया में आकर फोकस किया, इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट किया, तो जब इंडियंस को भी लगा कि भाई अगर हमें इनसे आगे बढ़ना है तो हमें भी मॉडर्नाइजेशन करना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे फिर आफ्टर 1990s ये सारा मॉडर्नाइजेशन भी स्टार्ट हुआ। बट बिफोर दैट मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट इतना पावरफुल नहीं था। And then next is indiscriminate spread of public sector enterprises। वही बात हुई
कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनका ही सबसे ज़्यादा स्प्रेडनेस था, प्राइवेट सेक्टर्स का रोल बहुत ही कम था। प्राइवेट सेक्टर्स को इफ़ दे वांटेड टू ओपन देयर इंटरप्राइजेस देन दे हैव टू टेक व्हाट, लाइसेंस, परमिट उनको लेना पड़ता था, तो लोग और उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो एट द टाइम ऑफ 1990s पब्लिक सेक्टर का ही बहुत ज़्यादा स्प्रेडनेस था, बहुत ज़्यादा मोनोपोलीज उन्हीं की थी। एंड द लास्ट इज़ इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट एंटरप्राइजेज। इसका मतलब ये होता है अनवाइबल कि अगर पब्लिक सेक्टर लॉस में भी जा रहे होते हैं ना, तब भी वो अपना बिजनेस शट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर लॉस में जाएगा तो डेफिनेट सी बात उसको शट डाउन करना ही पड़ेगा। बट पब्लिक सेक्टर के लिए ये था कि चाहे वो लॉस में ही क्यों ना चल रहे हों, बट वो शट डाउन नहीं करते थे, वो अपना काम चलाते रहते थे, चाहे लॉस उठाकर कमाएं, वो चलता रहता था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, उसमें लॉस आता था तो इसलिए गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था, तो ये सारा प्रॉब्लम्स आता था। दीज ऑल वर रिलेटेड विथ द टाइम पीरियड 1990। ओके, फिर 1991 में वी अडॉप्टेड अ पॉलिसी दैट इज़ नोन एज LPG, और उसके बाद फॉरेन ट्रेड हो, इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। So all these starting 5 chapters are related with the time period 1950 to 1990. Okay, so this is India's foreign trade up to 1990. Okay, so if you have any doubt then please call me. Okay, have a nice day all of you.